तो दोस्तों आप लोगों ने इतिहास भाग 1 चैप्टर नंबर 2 जिसमें राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हैं, यह लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक रहे। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि यह लगभग हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल के अंतराल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। और आपने इसके पहले पार्ट में देखा कि प्रारंभिक जो है राजा हुए बिंबिसार, और उनके बाद जो है अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है, तथा इसके बाद महापद्मनंद नामक महान राजा हुए थे। फिर इसके जो अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं इसके विषय में चर्चा हुआ था। फिर 16 महाजनपदों के विषय में मगध जो है सबसे बड़ा महाजनपद था। तो आप लोगों को 16 महाजनपद में अंग, मगध, वज्जीमल, कौशल, काशी, वत्स, पूर्व पांचाल, सुरसेन, अवंती, चेदी, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गांधार, ये 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे। आज का टॉपिक रहेगा राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण भारत के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन जो है भारत का दक्षिणी इलाका या मध्य इलाका, उत्तर के जस्ट बाद यानी कि एमपी के नीचे का क्षेत्र दक्कन कहलाता है। उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए थे। सरदार और सरदारी क्या होता है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा कर लेता था, और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है तमिल संगम, तो उनकी किताबों से है सरदारों के विषय में विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। सरदार और राजा दोनों व्यापार के माध्यम से अपना राजस्व जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, इनका शासनकाल लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक रहा। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर के और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक सम्मिलित थे। इसी समय शकों का भी विवरण मिलता है। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम सातवाहन शासकों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आता है वैदिक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। अर्थात अगर कोई भी शासक अपने आप को देवी देवता से जोड़ करके रखता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। ऐसा मान्यता रहा होगा। मध्य एशिया में से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय को सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार राजधर्म कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों पर और मूर्तियों पर मिलता है। तो यहाँ पर कुषाणों के द्वारा जो है कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जिनके एक साइड शासक का चित्र होता था और दूसरे साइड जो है किसी देवता का चित्र हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में
मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर, माट स्थान का नाम है, देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे अर्थात देवता के बराबर मानते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की भी उपाधि लगाई थी अर्थात देवों के पुत्र। संभवतः वे लोग जो है चीन शासकों से प्रेरित हुए होंगे और चीन शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र भी कहते थे, तो उनसे प्रेरित होकर वे अपने आप को देवपुत्र भी कहते होंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों का साक्ष्य मिलता है। इसमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही हैं। इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर गुप्तकालीन जो है शासकों का वर्णन मिलता है, जो हम अलग से गुप्त लोगों के विषय में एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे एक सिक्का है कुषाण वंश का, जिसमें आगे का जो है एक कनिष्क राजा हैं और उनके पृष्ठभाग पर देवता हैं। तो आप किस प्रकार पहचानते हैं कि कौन राजा है कौन देवता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राजा है जो अपने हाथों में शस्त्र वगैरह और भी जो भी है लिया है, और पिछले वाले भाग में ये देवता हैं, क्योंकि देवताओं को यहाँ पर 4 हाथों द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है करते हैं, लेकिन इनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा इन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, संस्कृत में की है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम मिला है हरिशेन। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि हुआ करते थे, जिन्होंने एक प्रशस्ति जो है इलाहाबाद में लिखवाई, इलाहाबाद स्तंभ बनवाया था और उन्होंने उद्धृढ़ करवाया था। आगे जो है दिया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर क्या लिखा था, आप यहाँ देख सकते हैं। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है, ठीक है, जो हो सकता है रूपांतरित किया गया हो। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों में संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। तो समुद्र को जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था और इनकी सेनाएं जो हैं अंडमान निकोबार तक भी चली गई थी। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु हैं यानी भले हैं, कि समृद्धि और असाधु बुरे के लिए विनाश के कारण हैं। वे अजय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हैं, अनेक सहस्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहड़ियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में धन कुबेर अर्थात धन के देवता कुबेर हैं। वरुण अर्थात समुद्र के देवता वरुण हैं। इंद्र वर्षा के देवता की भांति हैं और यम मृत्यु के देवता के तुल्य हैं। यानी कि यहाँ पर समुद्रगुप्त की इतनी बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की गई है कि यह कुबेर की भांति धनवान हैं और समुद्र की भांति इनका विशाल हृदय है। इंद्र के भांति वर्षा के देवता हैं और यम की भांति मृत्यु के देवता भी हैं। इस समुद्रगुप्त की जो है एक तरह से प्राचीन प्रतिमा है। तो यहाँ पर दिया गया चर्चा कीजिए राजाओं की दिव्य स्थिति का दावा क्यों किया गया है। तो इनके हाथों में तलवार है, दोनों हाथों में हथियार है और इनकी पोशाक जो है कि युद्ध करने के समान है। तो इस प्रकार इसको राजा की मूर्ति मान लिया गया है।
तो गुजरात की सुदर्शन झील के विषय में एक उद्धृढ़ है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। देखिए, सुदर्शन झील जो है बनवाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इस दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी में, इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील का मरम्मत करवाया था। आगे है बदलता हुआ देहात। जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है? स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सही जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों के अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए होंगे। तो अगर किसी राजा के विषय में अगर हमें जानना है तो बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे कई शताब्दी ईसा पूर्व बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे गए, ऐसी किताबें छपी, ऐसे अध्यात्म लिखे गए जिसमें एक राजा के विषय में कुछ विवरण दिए जाते थे, परंतु उनका शासन व्यवस्था, उनका संचालन कैसा था, इसके बारे में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है, अगर किसी भी इंसान को एक कहानी सुनाई जाए कि एक राजा था और वह अपने ऐसा शासन करता था, क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिली हैं। जिसे गंगतुक जाति नामक एक कहानी में बताया गया है। गंगतुक एक कहानी है जिसमें बताया गया कि एक राजा है जो अपने प्रजा के बीच जाता है भेष बदल करके। तो प्रजा बताते हैं कि रात के समय डकैत लोग लूट लेते हैं और जैसे ही दिन होता है राजा के सिपाही आकर हमें कर वसूलते हैं। इस प्रकार जो है हमारे पर दोहरी मार पड़ रही है। तो वहाँ पर फिर बताया गया है लास्ट में कि सभी लोग जो है जाकर जंगल में बस जाते हैं, अर्थात कर से मुक्ति के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में बस जाते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये बताने की चेष्टा की गई है कि उस समय राजा भी क्रूर हुआ करते थे और लूटपाट भी ज़्यादा था, यानी कि राज्य में अशांति का माहौल बना हुआ था। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, कावेरी और घाटियों में उर्वर कछावरी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल आदि हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा घाटी के धान की रुपाई की वजह से उपज भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे का फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ाने लगी, क्योंकि ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। यानी कि फाल का जो हल का प्रयोग हुआ करता था वह उत्तर भारत में कावेरी, गंगा आदि नदियों के तटीय क्षेत्र में होते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ के माध्यम से पानी भर जाता था, जिससे उपज बढ़ती थी। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में हुआ था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो इसके इलाके के लिए अधिक उपयोगी था, क्योंकि पहाड़ों पर आसानी से कृषि नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पर कुदाल का माध्यम लिया गया। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय में मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभी लेखों में करवाया था। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीक उपज तो बढ़ी, लेकिन लाभ समान नहीं थे। इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोग उत्तरोत्तर भेद बढ़ता गया था। कहानियों विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण करते थे।
प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गाँवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों को उल्लेख है, जैसे वेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अरिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। यहाँ पर सीमाओं का महत्व दिया गया है। मनुस्मृति में आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, क्योंकि सीमाओं पर अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। इससे सीमाओं पर इसी प्रकार और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट न हो, जैसा कि आज भी गांव में होता है। गृहपति क्या होता है? गृहपति घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था, यानी गृहपति। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से कई उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे हुए थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों का प्रमाण स्वरूप दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख का ध्यान से विचार करते हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि यह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी। इसलिए इसका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों पर हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख में हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। जो शासकों या उसके प्रतिनिधि के कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उससे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। एक छोटे से गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक वाणभट्ट जी हैं। यहाँ से आपको यानी वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे के अधिकांश क्षेत्र जंगल हैं। यहाँ धान की उपज वाली खलिहान उपजाऊ भूमि के हिस्सों के छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल होता है। बहुत कम हिस्से साफ हैं। जो भी हैं उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है।
यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, आलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां होती हैं। तो यह हस्त चरित्र में लिखा गया बाणभट्ट के माध्यम से गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द मिला है अग्रहार। उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मण को स्वयं स्थानीय लोगों पर कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि ब्राह्मण को ही भू जो है दान में दिया जाता था और स्थानीय लोगों से कर वसूलने का भी अधिकार उनको प्राप्त था। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं और दंगुन गाँव, इसका जो विवरण दिया गया है। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक, इसका मतलब है यानी कुटुंबजन, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती हैं। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस गांव को जल अर्पण के साथ आचार्य चलान स्वामी को दान किया गया है। आपको इसके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त, अग्रहार का मतलब भूमि दान लेने वाला, उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ कि इस गांव के पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। तो यह प्रभावती द्वारा लिखाया गया जो है एक अभिलेख है। तो इस लेख को जो है चक्रदास ने उत्कीर्ण किया था। तो भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन में आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। तो यहाँ पर जो है आप लोग आगे के जो टॉपिक चलेगा वह चलेगा नगर एवं व्यापार। तो दोस्तों हर एक चैप्टर जो है 3 वीडियो में बनेगा, जिससे कि वीडियो छोटा भी रहे और आसानी से आप समझ सकें। तो यह चैप्टर नंबर 2 का द्वितीय वीडियो है। तृतीय वीडियो जो है इसके आगे नगर एवं व्यापार से शुरू होगा। इसके बाद जो है हर एक राजाओं के अलग अलग जो है वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।